जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में और हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट में हम कितने इसको टीयर्स में बांट सकते हैं और उसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें आई। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी ब्लॉक पंचायत होती है या फिर हमारी जिला पंचायत होती है, उसके हेड को क्या कहते हैं, उसके मेंबर को क्या कहते हैं। फिर हमने बात की इलेक्शन के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल इलेक्शंस के बारे में जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। और वही बात करें हम ब्लॉक प्रमुख के बारे में, ब्लॉक प्रमुख के बारे में, तो इनका जो इलेक्शन होता है, इनका जो निर्वाचन होता है, इनका जो चुनाव होता है वो होता है इनडायरेक्ट। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम बात करें जिला प्रमुख के बारे में, तो जो जिला प्रमुख होता है, जो जिला प्रमुख होता है वो हेड किसका होता है? जिला पंचायत का, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो जिला प्रमुख होता है वो जिला पंचायत के ही सदस्यों में से चुना जाता है। और वही बात करें हम ब्लॉक प्रमुख के बारे में, तो ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो ब्लॉक पंचायत का ही हेड होता है और इसका जो चुनाव किया जाता है वो ब्लॉक पंचायत के ही सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला है वो थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें सरपंच के बारे में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरपंच कहाँ पे होगा। अगर हम बात करें सरपंच, या फिर हम बात करें मेयर, या फिर हम बात करें चेयरमैन ऑफ नगर पालिका, यानी कि चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, और अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत, चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत, तो इन सभी का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? इनका जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है वो होता है डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा जाता है। अब वो सरकार इसका चुनाव डायरेक्ट कराए या फिर इनडायरेक्ट कराए, ये फिर स्टेट गवर्नमेंट पर ही निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें मेयर के बारे में, और जी हाँ दोस्तों, मेयर होता है किसका हेड होता है? मेयर। मेयर होता है हमारी काउंसिल ऑफ म्युनिसिपल, यानी कि हमारी नगर निगम का। और वही बात करें चेयरमैन ऑफ नगर पालिका, यानी कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं या उनके जो हेड होते हैं। और वही बात करें चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत के बारे में, यानी कि जो हमारी नगर पंचायत होती है, ठीक है, जो हमारी नगर पंचायत होती है उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? चेयरमैन। और इन सब का जो चुनाव होता है वो होता है डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। उसके चुनाव के लिए जो जो उसका चुनाव कराती है वो कराती है राज्य सरकार। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम कोई जिला प्रमुख चुनेंगे तो जिला प्रमुख का चुनाव इनडायरेक्टली होगा और उसके चुनाव में जो जिला प्रमुख चुना जाएगा वो जिला पंचायत के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है चुनाव कराएगी इन लोगों का। जैसे अगर हम बात करें यूपी की गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो ये जो हमारे, जैसे हम बात करें गाजियाबाद के बारे में या मेरठ के बारे में,
तो इनके जो भी चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, उनका चुनाव स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। अब वो उस स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो जो राज्य सरकार है, वो डायरेक्ट कराए या इनडायरेक्ट कराए, वो केवल और केवल राज्य सरकार पे डिपेंड होता है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर इसमें कोई डाउट बनता है तो फिर आप देखिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका यही कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे एक अगला पॉइंट जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ नगर, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी स्थानीय सरकार है उसका विकास कैसे कैसे हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है मौर्य काल, या फिर अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य, या फिर हम बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम के बारे में, तो वहीं से ही इसका जो है शुरुआत होने लगी। और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है भारत के वायसराय मिस्टर लॉर्ड रिपन को, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की। हालांकि जो मौर्य काल हुआ या फिर आपका मुगल साम्राज्य हुआ, इनमें धीरे 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 ये एक डेवलपमेंट की तरफ था, लेकिन पूरी तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया वो लॉर्ड रिपन ने किया। तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें जिला प्रमुख के बारे में, तो इसको हिंदी में बोलते हैं जिला प्रमुख, जो कि हेड कहलाता है जिला पंचायत का, आपको मैंने बताया था। और अगर हम बात करें ब्लॉक प्रमुख के बारे में, यानी कि ब्लॉक प्रमुख जो कि हेड होता है किसका, ब्लॉक पंचायत का, तो ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं ये अपने ही सदस्यों में से चुने जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि मान लीजिएगा अगर 100 ब्लॉक सदस्य बने, तो उन 100 सदस्यों में से एक व्यक्ति जो होगा वो कौन बनेगा, ब्लॉक प्रमुख बनेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिएगा चुनाव हुआ और उसमें मान लीजिएगा 50 मेंबर बने, कौन, जिला पंचायत के 50 मेंबर बने, तो उन 50 मेंबरों में से चुना जाएगा एक व्यक्ति जो होगा जिला प्रमुख। ठीक है, और इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके से जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बिकॉज वहां पे अगर हम बात करें मेंबर्स के बारे में, तो उन्हीं मेंबर्स में से वो चुना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिएगा अगर हम बात करें जिला पंचायत के बारे में, जिला पंचायत के बारे में, जिसे हिंदी में भी बोला जाता है जिला पंचायत, और अगर इसके इलेक्शन हुए और इसमें मान लीजिएगा 50 मेंबर बने, जिन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ जिला परिषद। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसको जिला पंचायत के साथ जिला परिषद भी कह सकते हैं। और इन्हीं 50 सदस्यों में से जो एक व्यक्ति बनेगा वो कौन होगा, वो होगा जिला प्रमुख। कौन होगा, जिला प्रमुख। और इस व्यक्ति को चुनने के लिए जो भी व्यक्ति एक अप्रिशिएट करेंगे, एक वोटिंग करेंगे, या जो भी एक प्रोसेस होगा वो इन 50 मेंबर्स के ही द्वारा होता है। यानी कि अब ये पूरा एक प्रोसीजर बनेगा कि जिला पंचायत में एक हेड होगा, फिर 49 कौन हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। हालांकि ये भी मेंबर होगा जिला पंचायत का। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया। लेकिन अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ नगर पालिका के बारे में, या मेयर के बारे में, या फिर सरपंच के बारे में, या फिर चेयरमैन ऑफ नगर पंचायत के बारे में, तो इनका इलेक्शन जो होता है वो जनता के द्वारा होता है, जो कि कौन कराती है, राज्य सरकार। ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पर डिपेंड होता है कि वो उसको डायरेक्टली कराए या इनडायरेक्टली कराए। ठीक है, कहीं कहीं डायरेक्टली भी होता है, कहीं कहीं इनडायरेक्टली भी होता है, वो अलग चीज़ें हैं। तो एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि किस जिले में होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इतना डीप नहीं पूछता आपसे लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन फिर भी मैं लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि आपको पॉलिटी दोबारा ना पढ़नी पड़े। ठीक है जी, कॉपी कीजिए इसको। जी, अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी जो स्थानीय सरकार है, जिसे हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, याद रखिएगा, उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, और इसका जो इतिहास है वो प्राचीन काल से ही शुरू होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें मिडिवल इंडिया के बारे में या फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होने लगी।
तो हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हिंदी में मतलब होगा स्थानीय सरकार का विकास। और इसको हम स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, आप इस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जी। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट नगर निगम के बारे में, यानी कि जो हमारी फर्स्ट नगर निगम थी, नगर निगम, उसका गठन हुआ 1687 में वोज प्लेस ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास में। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी जो पहली नगर निगम का जो गठन हुआ, जो एक प्रोसीजर हुआ, वो हुआ 1687 ईस्वी में मद्रास में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हमारी जो पहली नगर निगम थी वो कहाँ पे लगी, तो मद्रास में बनाई गई। और अगर हम बात करें कि सन में, तो 1687 में, हालांकि यहाँ पे सन के बारे में इतना नहीं पूछता है, अब सन बहुत कम आते हैं पेपर में, लेकिन हाँ ये प्लेस पूछ सकता है। और अगर हम बात करें तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। और हु वॉज लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन वॉज वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमारे वायसराय ऑफ इंडिया, हमारे देश का वायसराय हुआ करता था, जिसका पीरियड 1879 से लेकर के 1884 तक रहा। ठीक है, और इसने कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, तो वॉज नेम ऑफ लॉर्ड रिपन। ठीक है, जो कि हमारे भारत का क्या रहा, वायसराय रहा। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारे देश के कितने नाम हैं, तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हमारे देश के कई नाम हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है, प्राचीन नाम, वो है आर्यवर्त। और ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा दिया है बच्चों को, हालांकि आपने, जिसने पूछा उसने शायद हिस्ट्री का बैच नहीं लिया होगा। और हमारे देश को भारत भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें, हमारे देश का नाम भारत वर्ष भी पड़ा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, हमारे देश का नाम इंडिया भी है, हमारे देश का नाम यिन तू भी है, और हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी है। लेकिन ये कैसे कैसे पढ़ा, उसके लिए आपको हिस्ट्री को पढ़ना होगा और हिस्ट्री को समझना होगा। ठीक है जी, तो कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। तो इसे ही फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट का तक कहा जाता है, यानी कि इसे स्थानीय सरकार का जनक कहा गया। ठीक है, इसे ही स्थानीय सरकार का जनक कहा गया। और अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन के बारे में, तो इसने एक एक्ट पास किया था, जिले का एक्ट। और उस जिले के एक्ट में इसने दो चीजें लेकर के आया था, जिसमें पहला था जिला बोर्ड और एक था तालुका बोर्ड। और यहां से शुरुआत होती है विकास की, किसके, हमारी लोकल गवर्नमेंट के। और आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी लोकल गवर्नमेंट की वर्तमान में क्या स्थिति है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के अगर हम बात करें आर्टिकल 40 में, तो आर्टिकल 40 में इसको डाला गया है डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, और आर्टिकल 40 का मतलब है टू ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 40 वॉज इन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका मतलब होगा ग्राम पंचायतों का गठन।
और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको आर्टिकल 40 में डाला गया है डीपीएसपी के रूप में। और जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से। जी, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और हम सबसे पहले अगला पॉइंट लेंगे। क्या? अच्छा, चलो बता रहा हूँ अभी। देखो भाई, एक सूचना है आपके लिए। अभी इसको थोड़ा सा इसको कॉपी करो पहले, है ना, कॉपी कीजिए इसको। जी, तो बच्चे आपने शायद कॉपी कर लिया होगा इसको। जी, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो मेरे पास लगभग डेली, लगभग हमारे उस पे 300-400 मैसेज आते रहते हैं कि सर स्ट्रेटजी क्या है, सर सिलेक्शन कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सर इतने धांधलेबाजी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो है, समस्या तो है। तो मैं आपको कुछ ऐसे आज मेजर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये बिल्कुल एक ट्रू है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक कड़वा सच है जो कि आपको जानना होगा, ठीक है। तो आज हम इसको, चूंकि कल हम इसको कंप्लीट करेंगे लोकल गवर्नमेंट को, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। तो इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की क्लास हो सकती है। हालांकि मैं आपको काफ़ी सारी एक बार में जो है सेमिनार रखूंगा, और उस सेमिनार में मैं आपको प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस दे देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे शायद ज़्यादा ही डिमोटिवेटेड हैं और उनकी लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीज़ बताइए, हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या हमारा शेड्यूल है, मतलब बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसको थोड़ा सा आज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ पॉइंट पे लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे हो, हमें नौकरी कैसे मिले, सरकारी नौकरी कैसे मिले, हमें एक पद ऐसा मिलना चाहिए कि जिसमें हमें 40 to 50 के अराउंड में एक सैलरी मिले, अच्छा एक पद मिले, अच्छी सुख सुविधाएं मिले, जिससे कि हम अपने जो फ्यूचर को बेहतर कर सकें और बेहतर तरीके से जी सकें। और उसके लिए ज़रूरी है सिलेक्शन लेना, नौकरी लेना। लेकिन वहाँ पे दो बातें होंगी। सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन लेते हैं तो वहाँ दो फील्ड होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है गवर्नमेंट। प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझते हैं। जी, अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब के बारे में तो काफ़ी स्कोप है, काफ़ी काफ़ी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको एक हाई प्रोफाइल की एजुकेशन होनी चाहिए, एक हाई सोसाइटी भी होनी चाहिए। एक कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतना टैलेंट हो और आपके पास इतनी अच्छी डिग्रियां हो, आपके इतने अच्छे मार्क्स हो और आपके पास वो स्किल्स हो जो आप एक compete कर सके दूसरे लोगों को और प्राइवेट में आप जॉब कर सकें। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जॉब जाने का खतरा, यानी कि एक तरीके से रेजिग्नेशन का प्रॉब्लम, यानी कि कहीं हमें फायर ना कर दे। और दूसरी बात, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में एक भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 की सैलरी पे रखा गया है और कोई व्यक्ति उनको 20,000 की सैलरी पे मिल रहा है वही काम करने वाला, तो फिर वो आपको नहीं रखेंगे, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कोई काम 20,000 का हो रहा है वो 50,000 में हो, ठीक है। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा कंपटीशन है, एक से एक महारथी इसमें पहले से ही इन्वॉल्व हैं और हर कोई चाहता है कि हमारी कंपनी में हमारे ही जो रिलेटिव्स हैं उनको ही अपॉइंट किया कराया जाए, ये भी आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है प्राइवेट सेक्टर में, और वहाँ पे दो चीज़ों की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहला होता है इंग्लिश और दूसरा होता है कंप्यूटर। जी, और अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम हिंदुस्तान की जनता है और हिंदुस्तान के वासियों को ना ही इंग्लिश आई है और ना ही कभी इंग्लिश आएगी, बिकॉज उसके मन में एक ही डर होता है कि वो इंग्लिश कभी नहीं सीख सकता, कभी नहीं सीख सकता। और जिस दिन उसके मन से ये एक फियर, ये एक डर है, ये एक फोबिया है,
और अगर ये फोबिया जिस दिन चला गया उस दिन वो इंग्लिश सीख लेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इंग्लिश को, और सेकंड प्रायोरिटी होती है पर्सनैलिटी को, और थर्ड प्रायोरिटी होती है आपको कितना उस सब्जेक्ट उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज है। और ये तो दूर की बात, सबसे ज़्यादा मस्ट होता है एक्सपीरियंस्ड, कि आप कितने एक्सपीरियंस बंदे हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पहली कंपनी में जॉब करता है तो उसको सैलरी वो नहीं मिल पाएगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें नोएडा या दिल्ली या फिर हम बात करें मुंबई जैसे शहरों के बारे में, तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब लेना एक बहुत ही कठिन टास्क है, और आप अगर मिलती भी है तो वो ज़्यादा सैलरी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है यहाँ तो सब कुछ ही खराब है, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। प्राइवेट के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। अगर आप एक बार जॉब में चले गए और आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको कभी ये कह के नहीं हटाया जाएगा कि आपकी सैलरी ज़्यादा है और हमें तो कम सैलरी में व्यक्ति मिल रहा है तो आप अपना पद छोड़ दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छे फंड्स मिलते हैं, सब चीज़ एक तरीके से लाइफ सिक्योर हो जाती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सारे प्लान आते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए ब्राइट ब्राइट फ्यूचर के लिए बेनिफिट होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है उसको ले कैसे, सबसे बड़ा टास्क है ये। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं या और भी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, वो सभी का फोकस है गवर्नमेंट जॉब पर। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से तो नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे खुद भी कह रहा हूँ, आसानी से नहीं मिलेगी। बिकॉज इसके लिए आपको चाहिए तीन चीज़ें, जिसमें सबसे पहला होगा आपका एक स्मार्ट अप्रोच, या आप ऐसे कह सकते हो स्मार्ट प्लानिंग। दूसरा आपको चाहिए हार्ड वर्क, और तीसरा आपको चाहिए मनी। ठीक है। और एक और चाहिए आपको, वो है गाइडेंस। ये कुछ चार पॉइंट है जो आपके पास होने चाहिए, और इनमें से अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो कहने का मतलब है वहाँ पे जो आपके सामने प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हो जाएंगे और आपको समस्या ही समस्या आने वाली है। देखिएगा जी, अगर हम बात करें गाइडेंस के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि अगर हमें एक सही टाइम पे सही गाइडेंस ना मिले तो हमारा करियर तो मानो ठप ही समझो। ठीक है। क्योंकि हमें जो काम जिस एज में करना होता है वो उस एज में तो हम करते नहीं। ठीक है। और अगर हम उसको ओवर एज में करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो काम जिस एज के लिए बना है वही एज में करना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी होती है गाइडेंस। और गाइडेंस देने वाले कौन है? कोई भी व्यक्ति आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए या आप ये कीजिए, कभी नहीं कहेगा। ये गाइडेंस जो मिलती है वो अपने ही एक एटमॉस्फेयर से मिलती है, एक अपने जो एक माहौल होता है, एक सर्किल होता है, वहाँ से मिलती है। अगर आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप अच्छे लोगों में बैठते हैं, आप एसडीएम में या फिर एसपी में, या आपके पास कोई अधिकारी रहता हो या आप अधिकारियों के बीच में रहते हो, तो आप इंस्पायर होंगे उनसे। आपके माइंड में एक ही बात होगी कि मुझे भी इनकी तरह ही अधिकारी बनना है। तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में रह रहे हो कि जो खुद नहीं पढ़ता, ठीक है, या कोई गलत काम करता है, ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, बहुत सारे अननेसेसरी वर्क करता है, तो वहाँ पे गाइडेंस का तो कोई मतलब नहीं। और दूसरी समस्या ये है कि इसमें एक फैमिली का भी रोल होता है। मैं ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि जो फैमिली है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी सक्सेस पे। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जो लोग सक्सेस होते हैं वो सक्सेस का ही आपको आपको कहने का मतलब सक्सेस की ही आपको बात बताएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो वो अपने बेटे को भी सलाह आईएएस की ही देगा।
ठीक है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा एसएससी की तैयारी करे या फिर जीडी की तैयारी करे, कभी नहीं कहेगा। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे लाइक किसी ने अगर किसी की बहुत बड़ी किराना की शॉप है तो वो उसका बेटा उसको संभाल रहा है, उसके फिर पर पोते संभाल रहे हैं उसको, लाइक इसी तरीके से बिजनेस चल रहा है। ठीक है। बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉफिट है, लेकिन उसके लिए आपको एक बिजनेस भी आपका एक जमा हुआ होना चाहिए, और उसके लिए भी आपके पास फंड होने चाहिए, आपके पास कैपिटल्स होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, आपके पास गुडविल नहीं है, आपके पास कोई कोई ऐसा जरिया नहीं है कि आप बिजनेस को रन कर सके, तो वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। तो घूम फिर के आपकी वही बात आती है नौकरी की, सिलेक्शन की, गवर्नमेंट जॉब की। तो गाइडेंस इज़ द मस्ट प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कहने का मतलब ये है कि फैमिली से मिले, किसी रिलेटिव से मिले, दोस्त से मिले, रिश्तेदारों से मिले, एनीबडी, किसी से भी मिले, आपको गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। ठीक है। आपके टीचर से मिले। ठीक है। आपको किस टाइम में किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, उसके लिए गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो आपको अच्छी गाइडेंस दे, आपको पॉजिटिव रखे। ठीक है। ऐसे व्यक्ति से कभी ना मिले जो क्या हो, आपको नेगेटिव फील कराता हो, और फिर अगर वो व्यक्ति फील कराता है नेगेटिविटी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर आप उससे कह दीजिए चलो अजनबी बन जाएं हम दोनों। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गाइडेंस इज द मस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट अप्रोच या फिर स्मार्ट प्लानिंग के बारे में,